आवाज आ रही है सभी को? हेलो। आवाज आ रही है क्या? ओके, सो आज हम मेजर टेस्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, पेपर ठीक है, ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ। एडवांस वाला आप डिस्कस कर रहे हैं? ठीक है। हाँ, तो ग्रुप पर सेंड कर दिया मैंने। ठीक है, सो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है वही डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक वाला नहीं करेंगे। ओके, ऑर्गेनिक वाला पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, हम फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक वाला ही करेंगे। तो स्टार्ट करें। कितने लोग अभी करंटली? 24। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी पेपर डिस्कशन ही है, तो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 ऑर्गेनिक के हैं ना। 19, 20, 21 ऑर्गेनिक के हैं। तो डायरेक्ट हम चलते हैं 22 पर, पेपर वन में। शेप ऑफ PF3 Cl2 इज, शेप एंड इसकी पोलरिटी। अब देखो क्या है, PF3 Cl2 में अब हमें पता है यहाँ पर कितना है, फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन है। पांचों की पांचों बॉन्ड बनाने में जो गए तो 5 सिग्मा बॉन्ड है एंड 0 लोन पेयर है। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या आएगा, sp3d आएगा। और sp3d में क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जाता था एक्सियल पर। ठीक है, तो फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पर। तो 3 फ्लोरीन, उनमें से 2 फ्लोरीन एक्सियल पर चले गए और 1 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। इसके अलावा 2 क्लोरीन जो है वो भी इक्वेटोरियल पे होंगे। तो हमारे पास ऐसा है। तो ये है PF3Cl2। अब ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी क्या है, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अगर हम पोलरिटी की बात करेंगे, मतलब पोलार है कि नॉन पोलार, तो देखो हम यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यार कि ये जो फ्लोरीन है इसका डायपोल मोमेंट को म्यू वन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फ्लोरीन वाले तो डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो गए। बट ये जो इक्वेटोरियल में फ्लोरीन है इसका डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हुआ, ये म्यू वन है। और क्लोरीन वाला मान लो म्यू टू। ठीक है, तो क्लोरीन वाला डायपोल मोमेंट जो है वो फ्लोरीन वाले डायपोल मोमेंट से कैंसिल आउट नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं है। ठीक है, नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सियल के दोनों फ्लोरीन का आपस में कैंसिल आउट हो गया डायपोल मोमेंट, लेकिन जो इक्वेटोरियल वाला है उस फ्लोरीन का किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा। दैट्स वाई नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ये हम बोल सकते हैं ये कैसा है, ये पोलर। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। Calculate the weight of Al2O3 which can be formed by reaction of Al and O2. The O2 used in this reaction is evolved when 245 gram of KClO3 is heated to give KCl and O2. तो सबसे पहले तो क्या है, KClO3 जो है उसने KCl प्लस O2 दे दिया। एंड ये जो O2 है
इसने रिएक्शन किया एल्यूमिनियम के साथ और बनाया Al2O3। ठीक है, तो इसका 245 ग्राम है और इसका कितना वेट होगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, जितना भी इसमें ऑक्सीजन है वो सारा ऑक्सीजन इधर गया एंड देन वो ऑक्सीजन रिएक्ट करके Al2O3 बना दिया। ठीक है, तो या तो सीरीज रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लो या फिर हम यहाँ पर POAC लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जितना भी ऑक्सीजन है वो सारे सारे कंजर्व होके इधर आया। ठीक है, सो POAC ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे POAC लगाओ तो स्टार्टिंग वाला ये है, एंड वाला ये है, इन दोनों में POAC लगा दो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इंटू 3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3, और उसमें कितने ऑक्सीजन, उसमें भी 3 ऑक्सीजन है, तो इंटू 3। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। नाउ हमें क्या निकालना, वेट ऑफ Al2O3 निकालना है। तो व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2O3? सो 245 इसका वेट है, डिवाइड बाय मोलार मास होता है उसका 122.5। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू वेट मान लो x है, डिवाइड बाय Al2O3 जो है उसका मोलार मास क्या होगा, Al का 27, तो 54 प्लस 3 ऑक्सीजन है 48। ठीक है, तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 टाइम्स एंड देन ये हो गया 224 आएगा शायद, है ना, 112 आ रहा होगा, उसका डबल कर देंगे। 112 आ रहा है क्या, नहीं 112 नहीं आ रहा है शायद, 102 आ रहा है ना, हाँ 102 आ रहा है, तो उसका डबल कितना होगा, 204। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, which of the following steps involve release of energy? तो देखो क्या है, O plus E negative, मतलब इलेक्ट्रॉन गिव्स O नेगेटिव, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 जो है वो नेगेटिव होता है, रिलीज होता है एनर्जी। देन इसके बाद O नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ एंड इसने बनाया O2 नेगेटिव, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो है मैंने बताया था, मतलब ओनली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव, बाकी सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो ये वाला पॉजिटिव होगा। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल जो है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2 नेगेटिव। तो ये वाला जो है ये डेल्टा एच बोल देता है इसको, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि सेकेंड रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इट इज वेरी मच ग्रेटर देन फर्स्ट रिएक्शन का एनर्जी। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है, इसलिए ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, सो ओनली फर्स्ट रिएक्शन जो है, मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ओनली फर्स्ट रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, बाकी सभी में क्या है, रिक्वायर्ड। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। So thermodynamics mainly deals with interrelation of variation from forms of energy and their transformation from one form to another form. Obviously ए वाला करेक्ट है, हमारे पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा मोर देन वन है तो ए तो करेक्ट है ही, तो हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है वो देखते हैं उसमें। नाउ बी है एनर्जी चेंजेस इन द प्रोसेस विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग ए few containing a few molecules। तो माइक्रोस्कोपिक का नहीं है, मैक्रोस्कोपिक का है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हाउ एंड व्हाट रेट, तो रेट मतलब केमिकल काइंड, तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें हमें रेट नहीं पता चलता है,
थर्मोडायनेमिक्स में हमें एनर्जी वगैरह के बारे में पता चलता है, रेट के बारे में पता नहीं चलता, रेट के बारे में केमिकल काइनेटिक्स में पता चलता है। ओके, तो सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इसके अलावा द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम स्टेट और मूविंग फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, ऑब्वियसली डी ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जब हम जा रहे हैं तो वहां उसकी बात की जाती है उसमें। सो ए एंड डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया ऑर्गेनिक, 27 भी ऑर्गेनिक हो गया, 28 भी ऑर्गेनिक हो गया, एंड नेक्स्ट है 29। अब 29 में हमारे पास है एन CH3 एंड दूसरा है एन SiH3 एंड SiH। अब देखो मैंने एक बैक बॉन्डिंग बताया था, तो बैक बॉन्डिंग कब होता है? जब हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन मतलब सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के पास लोन पेयर हो, तो बिल्कुल दोनों में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसके अलावा दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। अब यहाँ पर कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, बट सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, उसका डी ऑर्बिटल अभी भी खाली है। तो क्या होता है यहाँ पर, इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। ओके, सो इसे बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो इसमें होता है बैक बॉन्डिंग एंड यहाँ पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। इसकी वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, एंड बॉन्ड एंगल जो है वो वैसे sp3 वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना रहेगा, 109 डिग्री के अराउंड रहेगा अप्रोक्सीमेटली, या मतलब ग्रेटर बॉन्ड एंगल रहेगा। ग्रेटर मतलब कि 109 जो sp3 में होता था उससे थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, बिकॉज लोन पे रिपल्सन आ गया, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री से कम रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे तो बैक बॉन्डिंग हो गया तो इसमें एक भी लोन पेयर नहीं। ठीक है, इस केस में एक भी लोन पेयर नहीं बचा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एंड इसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कितना आएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा और दूसरे में 109 डिग्री से कम आएगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन नहीं होता है तो टेट्रा मतलब sp3 में क्या होता है, 109 डिग्री एंगल होता है, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन की वजह से उससे भी कम बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है, तो इस टाइप से तुम देख सकते हो। अच्छा, बेसिक नेचर का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास लोन पेयर है तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट वाले के पास तो लोन पेयर है तो अपना वो लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर पाएगा, दैट्स वाई उसका बेसिक नेचर है। ठीक है, तो इसका बेसिक नेचर होगा, लेकिन सेकंड वाले का बेसिक नेचर नहीं है क्योंकि उसका लोन पेयर ऑलरेडी यूज कर लिया गया है। तो फर्स्ट वाले का बेसिक नेचर है, सेकंड वाले का बेसिक नेचर नहीं। इसके अलावा बॉन्ड एंगल हम देख सकते हैं। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, फर्स्ट वाले का बेसिक नेचर ऑब्वियसली ग्रेटर देन सेकंड वाला है। बॉन्ड एंगल की बात करेंगे तो सेकंड वाले का बॉन्ड एंगल फर्स्ट वाले से ग्रेटर है, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करेंगे तो डायपोल मूवमेंट, अच्छा डायपोल मूवमेंट की अगर हम बात करें तो अब इसमें क्या है, इसमें प्लेनार शेप आ जाएगा, सारे बॉन्ड जो हैं उनका डायपोल मूवमेंट एक जैसा आएगा, तो म्यू नेट यहाँ पर 0 आ जाएगा। लेकिन इस केस में म्यू नेट जो है वो 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, तो किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, सेकंड वाले का डायपोल मोमेंट जो है 0 है और फर्स्ट वाले का डायपोल मोमेंट नॉन 0 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले का डायपोल मोमेंट ज्यादा है, सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ परसेंटेज एस करेक्टर देखो, तो परसेंटेज एस करेक्टर अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट वाले में sp3 है, तो परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा, फर्स्ट वाले में परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा, 25 आएगा, और सेकंड वाले में परसेंटेज एस करेक्टर कितना आएगा, 33 आएगा। ठीक है, तो किसका एस करेक्टर ज्यादा है, सेकंड वाले का, NiSi वाले का एस करेक्टर ज्यादा है, यस, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ए बी सी डी चारों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 30,
N2CO Cn माइनस एंड NO प्लस। ऑब्वियसली सभी को अगर हम देखेंगे तो सभी में 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो सारे के सारे जो है वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, सभी का अगर हम MOT देखें तो MOT से सारे के सारे जो है वो डायमैग्नेटिक। MOT जब यूज करेंगे तो सारे के सारे जो है वो डायमैग्नेटिक आएंगे। इसके अलावा ऑल द स्पीसीज हैव डायपोल मोमेंट, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि N2 नेगेटिव जो है ये नॉन पोलर है, इसका डायपोल मोमेंट नहीं आएगा। इसमें दोनों बॉन्ड जो है ये क्या है, मतलब दोनों एटम क्या है, नाइट्रोजन वाले हैं, तो इसका कोई डायपोल मोमेंट नहीं आएगा। ऑल द स्पीसीज आर लीनियर, ऑब्वियसली वो तो करेक्ट है। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ यहाँ पर? ऑल द स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, ए रॉन्ग हो गया। बी जो है करेक्ट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अलावा ऑल द स्पीसीज हैव डायपोल मोमेंट, सी रॉन्ग हो गया क्योंकि N2 नॉन पोलर है। ऑल द स्पीसीज आर लीनियर, ऑब्वियसली डी करेक्ट। ठीक है, तो बी एंड डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नाउ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। A container having volume 10 liter has a piston fitted to it which can vary the volume of container isothermally। isothermally मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। एंड V1 जो है वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो क्या है, 10 लीटर है। नाउ कंटेनर इनिशियली हैज N2 सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एट टोटल प्रेशर ऑफ 600 टॉर। तो देखो टोटल प्रेशर जो है वो 600 टॉर है इनिशियल। ठीक है, अब लेकिन वो सैचुरेटेड विद वाटर है, तो वहां पर वाटर का वेपर प्रेशर भी आ रहा होगा ये 600 में। अच्छा, देन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज चेंज टू 5 लीटर। तो इनिशियली 10 लीटर है और V2 जो है वो क्या हो गया, 5 लीटर हो गया। चेंज टू 5 लीटर बाय मोमेंट ऑफ पिस्टन एंड द टोटल प्रेशर इज फाउंड टू बी Q टॉर। ठीक है, तो जब 10 लीटर से 5 लीटर हुआ है तो जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर वो Q हो गया। नाउ याद रखना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है वो चेंज नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर तुम वॉल्यूम को हाफ भी कर देते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले अगर 100 टॉर था तो बाद में भी 100 टॉर ही रहेगा। तो देखो 600 टॉर अपने पास क्या था, इनिशियली टोटल प्रेशर था। तो प्रेशर ऑफ N2 इनिशियली क्या होगा, प्रेशर ऑफ N2 इनिशियली क्या होगा, तो 600 में से 100 टॉर जो है वो किसका है, वाटर का वेपर प्रेशर है। ठीक है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो याद हो तो मैंने बताया था कि जब भी वाटर के साथ हमें दिया गया हो तो टोटल प्रेशर में से वाटर का वेपर प्रेशर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, सो 600 टोटल प्रेशर, उसमें से वाटर का वेपर प्रेशर माइनस करेंगे तो नाइट्रोजन का इनिशियल प्रेशर कितना आ गया, 500 टोर आ गया। ठीक है, इनिशियल अपने पास 600 टोर था, उसमें 100 टोर जो है वाटर का वेपर प्रेशर था, तो नाइट्रोजन का 500 टोर आ गया। अभी हम इस पे लगा सकते हैं, वैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगा सकते हैं। सो इनिशियल प्रेशर नाइट्रोजन का 500, वॉल्यूम 10, फाइनल प्रेशर मान लो P2 है, वो अपने पास आ गया 1000 टॉर। लेकिन ये P2 किसका प्रेशर है भाई, ये नाइट्रोजन का प्रेशर। ये 1000 टॉर किसका प्रेशर है, नाइट्रोजन का। तो P टोटल जो है फाइनल वाला वो कितना होगा, तो टोटल प्रेशर में ऑब्वियसली वाटर का वेपर प्रेशर भी ऐड करेंगे, तो 1000 टॉर तो नाइट्रोजन का हो गया, प्लस हो जाएगा 1100 टॉर हो जाएगा।
ठीक है, जैसा मैंने बताया वाटर का वेपर प्रेशर कभी चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई हमने इसमें वाटर पे इक्वेशन नहीं लगाया। ठीक है, जो इक्वेशन लगा जस्ट किस पर लगा, नाइट्रोजन पे लगा। वाटर का वेपर प्रेशर जस्ट टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, वेपर प्रेशर जो है जस्ट किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 31। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। द कंप्रेसिव फैक्टर ऑफ 1 मोल ऑफ वंडर वॉल गैस एट 0 डिग्री, तो टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, मीन्स 273 केल्विन, एंड प्रेशर इज 100 atm, is found to be, तो कंप्रेसिव फैक्टर 0.5 है। अज्यूमिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, तो बी को क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल है, मतलब बी को नेग्लेक्ट करना है। तो जब बी को नेग्लेक्ट करते हैं तो इक्वेशन क्या आती है याद हो तो, इट इज 1 माइनस ए अपॉन वी एम आर टी, यही आती है। ठीक है, तो हमें ए निकालना है देखो, लेकिन हमें वी एम नहीं है। ठीक है, ए निकालना, बट तो यहाँ से वीएम क्या आ गया, यहाँ से वीएम क्या आ गया, वीएम आ गया जेड आर टी अपॉन पी। ठीक है, तो इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, लैग हो रहा है क्या, अभी भी लैग है, अभी ठीक है, ओके। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 - ए बाय वी एम आर टी, जब हम बी को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वी एम हमें नहीं पता है। सो वी एम हम यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जेड इक्वल टू पी वी एम बाय आर टी से। तो वी एम यहाँ से क्या हो गया, जेड आर टी बाई पी, तो जेड इज इक्वल टू 1 - ए बाय वी एम की जगह क्या, अच्छा ए बाय आर टी, एंड वी एम की जगह क्या लिख देते हैं, वी एम की जगह हमें लिखना है जेड आर टी बाई पी, तो ये हो गया पी अपॉन जेड आर टी। ओके, तो यहाँ से तुम्हें ए निकालना है, तो इट इज 0.5 इज इक्वल टू 1 - ए इंटू पी बाय आर टी का स्क्वायर एंड साथ में जेड भी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, एंड ये आ जाएगा ए पी अपॉन आर टी का स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, अच्छा जेड की वैल्यू क्या है, जेड इज 0.5 है ना, जेड की वैल्यू 0.5, इसके अलावा ये क्या है 1 - 0.5, ये भी 0.5 होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो क्या है, आर की वैल्यू ऑब्वियसली क्या लोगे, आर की वैल्यू यहाँ पर हमें एटीएम वगैरह में निकालना है ना, तो 0.0821 लोगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से निकाल लो क्या आएगा। क्लियर है, तो प्रेशर पता है, आर टी वगैरह सबको पता है। ठीक है, देख लेने जो भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Photoelectric effect experiment is performed on a metal plate having work function 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन है, जो फाई है, वो है अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ ए लाइट हैविंग light beam containing wavelength of 550 nanometer, 450 nanometer, and 350 nanometer with equal intensity illuminates the plate. Determine the magnitude of stopping potential in volts required. ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, तो देखो सबसे ज्यादा एनर्जी का कौन सा है इनमें से, ठीक है, एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है, एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, एनर्जी गिवन सबसे ज्यादा किसका है, एनर्जी गिवन इज मैक्सिमम फॉर
इज मैक्सिमम फॉर 350 नैनोमीटर। जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। सो मैक्सिमम एनर्जी जिसका है उसकी वजह से ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रॉन को हमें रोकना, अगर ऑब्वियसली वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब हमारे पास देखो क्या है, जब हम इस पे लाइट डालेंगे, ठीक है, तो हमें पता नहीं कि इसका एनर्जी मान लो ई है, इसका फिक्स है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये क्या होगा, इट इज एच न्यू, या मैं बोल सकता हूँ ई माइनस फाइव, ठीक है। अब देखो ई जिसका सबसे ज्यादा है, 3 फोटोन है यहाँ पर। यहाँ पर कितने फोटोन, मतलब 3 टाइप के फोटोन्स आ रहे हैं, ओके। तो जो तीनों टाइप के फोटोन कौन कौन से, एक तो है 350 नैनोमीटर वाला, एक 450 नैनोमीटर वाला, एक 550 नैनोमीटर वाला, ठीक है। जो 3 टाइप के फोटोन आ रहे हैं तो उनकी वजह से 3 टाइप के इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो कि 350 नैनोमीटर की वजह से आया होगा, क्योंकि 350 नैनोमीटर वाले का एनर्जी सबसे ज्यादा, तो एनर्जी सबसे ज्यादा, तो उस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए जो स्टॉपिंग, मतलब हमें जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना होगा वो सबसे ज्यादा अप्लाई करना होगा, ओके। तो कितना करना होगा भाई, वही देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मतलब ई इंटू वी एस इज इक्वल टू एनर्जी गिवन। तो एनर्जी गिवन कितना है भाई, 12400, अच्छा नैनोमीटर में तो 1240 डिवाइड बाय 350 नैनोमीटर, ठीक है। ये एनर्जी गिवन हो गया इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये सब वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लेते हैं। तो वी एस अपने पास जो है, ये वाला वैल्यू किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो वी एस जो है वो अपने पास आएगा 1240 बाय 350 माइनस 2। तो कितना आ रहा है ये वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ये आ रहा है 1.5, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर क्या आएगा, 1.54 आ जाएगा। ऑब्वियसली 1.54 अगर तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो 350 नैनोमीटर का तो रुक ही जाएगा, मतलब 350 नैनोमीटर की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो तो रुक ही जाएगा। इसके अलावा इतना पोटेंशियल अप्लाई करने पर जो बाकी हमारे पास थे ना 550 एंड 450 नैनोमीटर वाले फोटॉन्स, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो भी रुक जाएंगे, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इससे कम ही आ रहा होगा। 350 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा आएगा। इसके अलावा बाकी जो है 550 एंड 450 नैनोमीटर, उनके करस्पॉन्डिंग जब तुम स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालोगे तो कम मिलेगा, ठीक है। तो 1.54 अप्लाई करने पर तीनों टाइप के जो फोटॉन्स हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो रुक जाएंगे, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a drug contains 12% by mass of oxygen, फॉर्मूला क्या है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स, तो 12% है इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स मान लो एक्स है, इनटू एटॉमिक मास, तो ऑक्सीजन की बात हो रही है तो 16 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये अपने पास नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास इनटू 100, ठीक है। इस टाइप से हम निकालते हैं परसेंटेज। नाउ फॉर मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इस एन की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक है। सो 12 इज इक्वल टू 1 इंटू 16 डिवाइड बाय मिनिमम मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। तो यहाँ से मिनिमम मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है, तो ये अपने पास आ जाएगा, ये देखो कैंसिल आउट हुआ, 4 से तो 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो इट इज 400/3, एंड 400/3 कितना होगा, 133.3, ठीक है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया।
मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के लिए हम नंबर ऑफ एटम्स उस एलिमेंट के क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 0.5 मोल ऑफ गैसियस Cl नेगेटिव requires 806 joule, sorry 806.4 kilojoule of energy to completely converted into gaseous Cl पॉजिटिव आए। तो देखो Cl नेगेटिव से Cl पॉजिटिव बन रहा है, कैसे बनेगा, तो Cl नेगेटिव से पहले बनेगा Cl, ठीक है, एंड फिर Cl से एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो बनेगा Cl पॉजिटिव। तो ये 0.5 मोल का था, तो इसके 0.5 मोल से इसके 0.5 मोल बनेंगे, एंड देन इसके 0.5 मोल जो है आगे रिएक्ट करके मतलब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 0.5 मोल ऑफ Cl पॉजिटिव बनेगा। तो देखो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो एनर्जी है, देखो Cl नेगेटिव गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका रिवर्स रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका रिवर्स रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला, ठीक है। तो इसकी रिवर्स रिएक्शन में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बट इस रिएक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अच्छा ये अगर 1 मोल होता ना, 1 मोल होता तब की बात कर रहे हैं, लेकिन 0.5 मोल है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो x है, ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो होगा वो 0.5 इंटू एक्स होगा, एंड 0.5 इंटू एक्स हमें कितना दिया है, अच्छा वो दिया नहीं है एक्चुअली, टोटल एनर्जी दिया हमें, ठीक है। तो इस रिएक्शन में जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कितना टाइम्स है, 0.5 टाइम्स, 0.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इस रिएक्शन का डेल्टा एच है, क्योंकि 0.5 मोल्स ही कन्वर्ट हो रहे हैं। अच्छा इस रिएक्शन का जो है ये क्या है, देखो Cl से इलेक्ट्रॉन निकाला और Cl पॉजिटिव बनाया, दिस इज नथिंग बट आयनाइजेशन एनर्जी, है कि नहीं है, लेकिन वो 0.5 मोल का हो रहा है। तो 1 मोल के लिए आयनाइजेशन एनर्जी होता तो 0.5 मोल के लिए कितना एनर्जी आएगा इसमें, सो इट इज 0.5 इंटू आयनाइजेशन, ठीक है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो 0.5 इंटू ई ए प्लस 0.5 इंटू आई ई, ये हमें दिया हुआ है, कितना दिया है भाई ये, कितना दिया है, ये दिया है 806.4, 806.4 किलो जूल। अच्छा अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज नथिंग बट ये क्या है, यही हो गया हमारे पास ई ए प्लस आई ई बाई टू, यही है ना ये, तो ई ए प्लस आई ई बाई टू है, और यही होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ठीक है। तो ये हमें एक्चुअली दिया हुआ है, बट कौन सी यूनिट में दिया है, 806.4 किलो जूल वाली यूनिट में दिया है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 806.4 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जूल आ गया, किलो जूल से जूल हो गया। इसके अलावा ये पर मोल था, ये क्या था, पर मोल था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो हमें एक्चुअली दिस इज नॉट पर मोल, नहीं नहीं बराबर, हाँ तो ये पर मोल था। तो अब इसको क्या करेंगे, पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में कन्वर्ट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो है, अच्छा मोल से एक एटम का निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 6 इंटू 10⁻23। इसके अलावा ये जूल में था, सो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। सो किलो जूल से जूल में किया
देन जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया और पर एटम कर दिया। हाँ, सो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या है आंसर, वही आ जाए। ठीक है, सो आंसर 8.4 आ रहा होगा मोस्टली। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें यहाँ पर मिल जाएगा। मोलिकन स्केल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था, ये होता था। ठीक है, और ये ऊपर वाला जो वैल्यू है वो यही बता रहा है, 0.5 EA प्लस IE। 0.5 IE मतलब EA प्लस IE/2 हो गया। तो हमें किलोजूल में दिया हुआ था, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालना था वो। ठीक है, क्योंकि मोलिकन स्केल में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CO3 पॉजिटिव। तो CO का हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर्गन 4s2 3d7। दिस इज CO का कॉन्फ़िगरेशन। नाउ CO3 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दो तो निकलेंगे ऑब्वियसली 4s से, तो 4s0 एंड एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से, तो 3d6। नाउ 3d6 जो उसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यार, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 3d। तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, √4 × 4 + 2 Bm। ठीक है, तो कितना आ गया ये, दिस इज नथिंग बट √24। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30। तो ये हमारे पास पेपर 1 जो है उसका डिस्कशन हो गया है। नाउ अब चलते हैं पेपर 2 पर। अच्छा, किसी ने पूछा था सर वो लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो एक स्टेप में नहीं हो सकता कि एक प्रोसेस में। एक्चुअली देखो क्या, दो स्टेप में हो रही है ये चीज। ओवरऑल मिला के हमारे पास रिएक्शन जो क्या आ रही है, Cl से Cl पॉजिटिव आ रहा है, बट ये दो स्टेप में हो रहा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसमें टोटल दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब Cl नेगेटिव से Cl पॉजिटिव बनेगा तो टोटल दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन निकलने में कौन कौन सी एनर्जी लग रही है वो हमने हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, नाउ पेपर 2 पर चलते हैं। तो सेकंड पेपर जो है उसमें उसमें क्या है देखते हैं। तो देखो हाँ, आज सिर्फ पेपर डिस्कशन ही होगा। ठीक, आज सर का लेक्चर कैंसिल हुआ था तो हमारा लग गया था, तो हमने सोचा पेपर डिस्कस ही करा देते। कल तो अपना फिर से लेक्चर है ही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी का हमें डेटा दिया हुआ है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा से हम बता सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो जब बहुत बड़ा जंप आ जाता है, बहुत बड़ा जंप आ जाता है मतलब हमारे पास नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है, तो IE1 और IE2 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन IE2 और IE3 में बहुत बड़ा डिफरेंस। ठीक है, IE2 जो है उससे बहुत बड़ा हो गया IE3। मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैस वाला हो गया होगा। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है हम कहां से निकाल रहे होंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकालते हैं। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकाल रहे होंगे, दैट्स वाई बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। तो ऑब्वियसली दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में कॉन्फ़िगरेशन कैसा आ गया है, नोबेल गैस वाला आ गया। ओके, आफ्टर रिमूविंग टू इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होगा, नोबेल गैस वाला हो गया। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे,
2 हो। ठीक है, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी वहां पर लग रहा है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20। uh, 2 मोल ऑफ पॉली एटॉमिक गैस। तो हमारे पास ए गैस जो है वो पॉली एटॉमिक है, उसका सीपी क्या है, ऑब्वियसली उसका सीवी है 3/3 आर, एंड सीपी है 5 आर। ठीक है, नाउ इसी टाइप से दूसरा गैस है बी, उसके हमारे पास कितने हैं, 4 मोल्स हैं, एंड वो है मोनो एटॉमिक, तो उसका सीवी है 3/2 आर, एंड सीपी है 5/2 आर। उनको मिक्स कर दिया हमने, तो व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन। सॉरी, ये सीपी जो है रॉन्ग लिख दिया था, इट शुड बी 4 आर। हाँ, तो हमें बताना है मोलार क्या, व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ द मिक्सचर अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, मतलब सीवी बताना है मिक्सचर का क्या होगा। तो भाई ऐसा है, हमारे पास देखो, अगर तुम्हें याद हो तो हमने बताया था कि सीवी जो है वो क्या होता है। तो सीवी जो है हमने बताया था ये होता है, याद है क्या, याद आया कुछ। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्यादा वो है तो 1/n डेल्टा यू बाय डेल्टा टी। ओके, याद आया, सीवी यही बताया था हमने, बिकॉज डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। ओके, तो देखो फर्स्ट वाले का हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाले के लिए यहाँ पर लगाओ, इसका डेल्टा यू क्या है, दोनों दोनों मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं ना, तो इसके लिए डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू 1 लिख दो इसको, तो इसके लिए डेल्टा यू क्या होगा, एन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई इसके, 2 मोल्स, तो 2 इंटू इसका सीवी कितना है 3 आर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसका डेल्टा यू कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके, नंबर ऑफ मोल्स है इसके 4 इंटू सीवी क्या है 3/2 आर इंटू डेल्टा टी। तो अपने पास ओवरऑल डेल्टा यू क्या आया, ऐड कर दो कितना आया, दिस इज 6 आर डेल्टा टी, एंड ये कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो 6 आर डेल्टा टी, तो कितना आ गया, 12 आर डेल्टा टी आ गया ना। तो इधर सब सब्स्टिट्यूट करो, नंबर ऑफ मोल्स अभी कितने हो गए टोटल, 1/n, टोटल मोल्स कितने हो गए 6 हो गए ना, तो 1/6 इंटू डेल्टा यू को क्या लिखोगे, 12 आर डेल्टा टी डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल आउट, एंड देन ये कितना आ गया 2 आर। तो हमें वैल्यू किस में निकालना है, हमें निकालना है वैल्यू कैलोरी में, तो कैलोरी में आर की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैलोरी में आर का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस टाइप से मिक्सचर का हम क्या निकाल सकते हैं, मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम वगैरह, या ऑब्वियसली अगर कांस्टेंट प्रेशर वाला मोलार हीट कैपेसिटी निकालना होता, मतलब सीपी निकालना होता, तो सेम चीज किसके लिए करते हैं, सीपी के लिए, मतलब वहां पर डेल्टा एच लेते हैं। सीपी में क्या आता है, सीपी में ये जो अगर यहाँ पर सीपी लेंगे तो ये क्या होता है, डी एच बाई डी टी या डेल्टा एच बाई डेल्टा टी। ओके, तो इसी टाइप से सीपी भी निकाल सकते हैं मिक्सचर का। ओके, वैसे मिक्सचर का सीपी तो आ ही जाएगा अगर सीवी आ गया तो, है ना, सीवी आ गया तो सीपी क्या होगा, सीवी प्लस आर होगा, तो वो तो आ ही जाएगा। ओके, या सिद्धार्थ, मिक्सचर के लिए जब भी हमें करना होगा हम यही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, जब भी मिक्सचर का सीपी या सीवी निकालना होगा ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आउट ऑफ द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ प्लेनार कंपाउंड्स इज। तो देखो इनमें प्लेनार कंपाउंड कौन कौन से होंगे भाई। तो C2CN4। तो भाई फर्स्ट वाला जो है वो ऐसा है। ठीक है, देन कौन सा है CCN4। तो सेकंड वाला तो प्लेनार नहीं होगा क्योंकि उसमें ये जो कार्बन है ये 4 बॉन्ड बना रहा है। तो 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, ये जो बीच वाला कार्बन ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये क्या आ जाएगा, टेट्राहेड्रल आ जाएगा। तो ये तो प्लेनार होगा ही नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एंड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, देन CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, एंड एक और है हमारे पास C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH। ओके, तो इनमें कौन कौन से प्लेनार हैं वो हमें बताना है। ओके, तो एक्चुअली जैसे मैंने बताया ये वाला तो अपने पास क्या हो गया, ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल हो गया। तो ये प्लेनार नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से और प्लेनार होंगे। तो अच्छा, प्लेनार के लिए क्या है कि एक ही प्लेन में होने चाहिए आइटम्स। ठीक है, नाउ देखो ये दोनों कार्बन जो है इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, सॉरी sp2 है। अब sp2 है तो एक s हो गया। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वो देख लेते हैं। तो s ऑर्बिटल दोनों में यूज हो रहा है। इसके अलावा p का मान लो px एंड py यूज हो रहा है। ओके, p ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है, px एंड py। तो sp2 में ये यूज हुए। ओके, तो ऑब्वियसली pz जो है उसने क्या किया, pz ने क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। तो यहां पर यूज हुआ है pz। ठीक है, सो बेसिकली ये दोनों जो बॉन्ड हैं ये कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में। समझ आई नहीं आया, क्यों, क्योंकि px और py को हमने क्या लिया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज किया। ओके, तो ये दोनों बॉन्ड जो हैं ये किस में होंगे, एक्स वाई प्लेन में होंगे। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है और बाकी बॉन्ड भी हमारे पास जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ गए, बाकी एटम्स भी एक्स वाई प्लेन में आ गए, तो ये प्लेनार हो जाएगा। तो बाकी देखो एक्स वाई प्लेन में कैसे आएंगे देख लेते हैं। तो अच्छा, अलोंग एक्स एक्सिस हम बोल रहे हैं कि बॉन्ड बन रहे हैं। अलोंग क्या बन रहे हैं, एक्स एक्सिस बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये देखो यहाँ पर एस हो गया और पी एक्स हो गया। ये तो ऑब्वियसली लीनियर होगा, एस और पी एक्स हो गया। इसमें भी एस और पी एक्स हो गया बिकॉज एक्स के अलोंग ही हम बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर। एंड एस और पी एक्स हो गया। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो हमें पता है एसपी है ना। जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एसपी है। तो ये तीनों में मतलब चारों कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड वाले उनमें पीएक्स यूज हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली एक ही प्लेन में आ रहा है, इसमें मतलब पीजेड ऑर्बिटल कहीं पर यूज नहीं हो रहा है। ओके, सो ये वाला जो है फर्स्ट वाला ये प्लेनार ही है, क्योंकि पूरा एक्स वाई प्लेन ही रहेगा ये। अच्छा, इसमें देखते हैं इसमें क्या है यार। तो स्टार्ट करते हैं लेफ्ट वाले से, इस वाले से स्टार्ट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें एस ऑर्बिटल है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है, sp2 है बिकॉज 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर। ठीक है, तो sp2 में px और py यूज हुए। अब देखो, और अलोंग एक्स एक्सिस हम क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। तो सभी में मतलब p ऑर्बिटल तो यूज हो ही रहा है, हम ऐसे बोलेंगे मतलब px ऑर्बिटल यूज हो रहा है। तो सब में px ऑर्बिटल तो है ही जितने भी कार्बन है। तो इसमें भी s और px ले लेते हैं।
इसमें भी एस और पी एक्स ले लेते हैं और इसमें भी एस और पी एक्स लेते हैं। ठीक है, अच्छा। नाउ ये दोनों कार्बन का जो है, लेफ्ट वाले दोनों कार्बन का पी एक्स एंड पी वाई हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो दोनों का हमने बोला कि पी एक्स एंड पी वाई जो sp2 में आ गया। तो ये जो अपने पास बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, वो पीजेड से बना है। ये वाला जो पाई बॉन्ड है किसकी वजह से? पीजेड की वजह से। ठीक है, अब ये तो क्या सिग्मा बॉन्ड ही है। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बन गया होगा। ना वापस इधर आते हैं, तो इधर जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, ये पी वाई और पी वाई है, एंड बीच वाला जो है पीजेड। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्लेनार आ रहा है, दिस इज ऑल्सो प्लेनार। लेकिन इसमें देखो, इसमें तुम्हें पता चलेगा ये नॉन प्लेनार प्लेनार है। कैसे पता चलेगा? देखो, इसका एक्स हो गया, पी एक्स हो गया और पी वाई हो गया। ठीक है, इसका भी एक्स हो गया, पी एक्स हो गया और पी वाई हो गया। अब देखो, अगर ऐसा है तो ये जो है, ये पाई बॉन्ड बना है पीजेड। ये पाई बॉन्ड किससे बना है? पीजेड से बना है। हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो ये जो पाई बॉन्ड है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो कार्बन है इसका कौन सा हाइब्रिड, सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो कार्बन है इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें s ऑर्बिटल आया। ठीक है, इसके अलावा px ऑर्बिटल हमने ले लिया और py ऑर्बिटल हमने ले लिया। ठीक है, तो pz ऑर्बिटल बचा, तो pz ऑर्बिटल ने क्या बनाया? पाई बॉन्ड बनाया है। तो ये जो ऑर्बिटल यूज हुआ है पाई बॉन्ड बनाने के लिए वो pz ऑर्बिटल है। ठीक है, नाउ इसके s और px और py ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में यूज हुए। अब देखो, इसका pz ऑर्बिटल जो है इधर यूज हो गया है बॉन्ड बनाने में। pz ऑर्बिटल इधर यूज हो गया, तो इसमें जो आ रहा होगा, एक मिनट सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग कर दिया हमने। ये बीच वाला जो है, बीच वाला, सॉरी, हाँ, बीच वाला जो कार्बन है, बीच वाले कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इसका sp हाइब्रिडाइजेशन ही है। इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज वो 4 बॉन्ड बना रहा है ना, 2 सिग्मा 2 पाई। तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन ही है। तो अलोंग अलोंग एक्स एक्सेस हम बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें px ऑर्बिटल ही यूज हुआ है। sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो एक s और एक p, और अलोंग एक्स एक्सेस हम बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसमें px यूज हुआ है। अब देखो, लेफ्ट वाले का px और py जो है हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो गया, तो बचा कौन सा? pz ही बचा ना। तो pz ऑर्बिटल जो है वही पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है एक pz ऑर्बिटल की वजह से बना, दोनों के pz pz ओवरलैप कर लिए। तो इस कार्बन का, बीच वाले कार्बन का pz ऑर्बिटल जो है वो यूज हो चुका है लेफ्ट साइड का पाई बॉन्ड बनाने में। अब राइट साइड का पाई बॉन्ड कौन बनाएगा फिर? राइट साइड में जो पाई बॉन्ड है वो कौन बनाएगा? देखो, px जो है वो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज हो गया, pz जो है लेफ्ट साइड वाला पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। तो फिर ये जो पाई बॉन्ड है किसकी वजह से बना होगा? पी वाई की वजह से। तो बीच वाले कार्बन का पी वाई ऑर्बिटल और राइट साइड वाले का भी पी वाई ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। अब देखो, राइट साइड वाले का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 है ना, लेकिन उसका पी वाई ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया। तो कौन कौन से पी ऑर्बिटल बचे? ऑब्वियसली एस ऑर्बिटल है, इसके अलावा पी एक्स, एक्स के अलावा हम बॉन्ड बनाए रहे, तो पी एक्स
और देखो पी वाई तो इधर यूज हो गया पाई बॉन्ड बनाने में, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल आया, sp2 में pz आया। ठीक है, तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं पी वाई कैसे नहीं समझा। वरुण देखो क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड किसकी वजह से बना है, इसका पी वाई सॉरी इसका पीजेड और इसका पीजेड जो है उन्होंने ओवरलैप किया, तो कौन सा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड बना। ठीक है, अब राइट साइड में भी हमारे पास क्या है, लेटरल ओवरलैप होगा ना पी ऑर्बिटल का, लेकिन देखो पीजेड ऑर्बिटल तो ऑलरेडी यूज हो चुका है, बीच वाले कार्बन का पीजेड ऑर्बिटल जो है वो तो ऑलरेडी यूज हो चुका लेफ्ट साइड वाला बॉन्ड बनाने में, और पीएक्स ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में यूज हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो चुका है, तो कौन सा बचा बीच वाले कार्बन का, पी वाई बचा ना, समझ आया नहीं आया, तो बीच वाले कार्बन का पी वाई ऑर्बिटल ही बचा, तो पी वाई ऑर्बिटल जो है वो राइट साइड वाले पी वाई ऑर्बिटल से क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये पी वाई ऑर्बिटल की वजह से राइट साइड वाला पाई बॉन्ड बना है। तो अब राइट साइड वाले कार्बन के पास कौन से ऑर्बिटल बचे, ऑब्वियसली पी वाई तो यूज हो चुका है, तो पी एक्स और पी जेड ही बचे। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास एस ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे राइट साइड वाले कार्बन के लिए, ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड वाले जो हैं ये एक्स और वाई प्लेन में है, और राइट साइड वाले जो हैं वो एक्स और जेड प्लेन में है। ठीक है, ये अपने पास एक्स वाई प्लेन है, और ये जो है ये एक्स जेड प्लेन है, तो ये क्या हो गया, नॉन पोलर हुआ ना, अलग अलग प्लेन आ गए, तो ये हमारे पास कैसा है, ये नॉन पोलर। ठीक है, अब ये सेम कॉन्सेप्ट जब तुम लगाओगे नीचे वाले पे, तो नीचे वाला पोलर आ जाएगा, खुद से ट्राई करके देखना। ठीक है, ये वाला खुद से ट्राई करके देखना, ये पोलर आ जाएगा, तो कितने सॉरी नॉट पोलर, मैंने पोलर क्यों लिख दिया, प्लेनार, प्लेनार की बात हो रही थी। सो तो ये ऊपर वाला जो है नॉन प्लेनार है, और ये वाला जो है ये प्लेनार होगा। ठीक है, ट्राई करके देखना। तो अपने पास कितने प्लेनार आ गए, टोटल 5 थे, उनमें से 2 जो हैं वो तो नॉन प्लेनार है, 3 जो है वो प्लेनार है। ठीक है, सो नीचे वाला जो हमने बताया एक बार ट्राई करके देखना, वो प्लेनार आएगा, उसमें ये वाले जो हैं और ये वाले ये एक ही प्लेन में आ रहे होंगे। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 21। देन 22 एंड 23 ऑर्गेनिक है, 24 भी ऑर्गेनिक है, 25 So which of the following statement is are correct for CH2F2? CH2F2 जो है उसमें हमारे पास ऐसा आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो है कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक है, तो नेट डाय CH बॉन्ड को ऑलमोस्ट नॉन पोलर मानते हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर 0 नहीं है, दैट्स वाई ये कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं आ रहा है, दैट्स वाई ये पोलर होगा। एंड यस, कार्बन तो हमें पता 4 बॉन्ड बना रहा है, तो sp3 हाइब्रिडाइज है। इसके अलावा यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो अलग अलग है, तो ये वाला बॉन्ड एंगल जो है अगर मैं मानता हूँ x है, और ये वाला बॉन्ड एंगल जो है अगर मैं मानता हूँ y है, तो x जो है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है इस वाले बॉन्ड में फ्लोरीन की साइड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो कम रिपल्सन होगा, और इस वाले बॉन्ड में कार्बन की साइड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा रिपल्सन होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है y से बड़ी आएगी। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए यार, एंगल सी एच ऑब्वियसली ए ऑप्शन करेक्ट है, इट इज पोलर बी ऑप्शन करेक्ट है, एंड द सेंट्रल एटम कार्बन एटम इज sp3 सी ऑप्शन भी करेक्ट है। डी क्या बोल रहा है, FCF इज मोर देन स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल एंड HCH इज लेस देन स्टैंडर्ड, ये तो रॉन्ग हो गया, ऑब्वियसली इसका बॉन्ड एंगल बड़ा है,
और इसका बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, कम हुआ है। तो डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया। तो ए बी सी जो है वो करेक्ट होगा। एक्स जो है वो ग्रेटर देन, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 109 डिग्री होगी, एंड वाई जो है वो लेस देन 109 डिग्री होगा। ठीक है, so this was question number 25. Then question number 26. In which of the following does the overlap of two orbitals gives a bonding interaction? तो जब सेम साइन वाला ओवरलैप होता है तभी हमारे पास बॉन्ड बनता है। तो सेम साइन वाला ओवरलैप एक तो किस में है, बी ऑप्शन में है, ठीक है, और एक जो है किस में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, अच्छा, डी ऑप्शन वाला रॉन्ग क्यों है, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या है, एस ऑर्बिटल ने परपेंडिकुलर वाले से ओवरलैप किया। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये ऐसे होता, मतलब ये वाला करेक्ट है, लेकिन परपेंडिकुलर मतलब ओरिएंटेशन अगर हम डिफरेंट ले लेते हैं तो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। मतलब यहाँ पर अगर तुम ओवरलैप कराने जाते हो तो ये ओवरलैप पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट है इसमें, इसमें बी और सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज आर नॉट करेक्ट, इज आर नॉट करेक्ट। तो यार आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन बोरोन, बोरोन से ग्रेटर देन कार्बन का, कार्बन से ग्रेटर देन नाइट्रोजन का। यस, फर्स्ट वाला तो करेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ऑर्डर में रॉन्ग हो गया ऑब्वियसली। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या होता है, कम होता है ना। अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो नाइट्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आता है, कम आता ही नहीं आता। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होता ही नहीं होता, याद है क्या होता था। नाइट्रोजन तो अपने पास स्टेबल है ना, तो नाइट्रोजन और कार्बन में किसका ज्यादा होता है, कार्बन का, क्योंकि नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका कम होता था। ठीक है, सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके अलावा सी ऑप्शन में नियो जैसे जैसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं, सॉरी, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है वो, ठीक है, सो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं तो साइज क्या होता है, कम होता है ना, तो कम हो रहा है तो ऑब्वियसली वो करेक्ट है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अच्छा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, नॉट इलेक्ट्रो, ऊपर वाला जो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी था। हाँ, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम देखें तो फ्लोरीन और क्लोरीन में एक्सेप्शन था, याद है कि नहीं है, फ्लोरीन से ज्यादा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है। हाँ, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन, यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रॉन्ग क्यों है, क्योंकि ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है,
ऑक्सीजन और क्लोरीन में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का, ना कि क्लोरीन का। तो डी ऑप्शन जो है वो भी रॉन्ग है। तो कौन कौन सा रॉन्ग आया, बी एंड डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आ गया। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीजन, नॉट क्लोरीन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following graph for an ideal gas having fixed amount of arrow indication is correctly matched? तो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ अगर हम बनाएंगे, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जब हम बनाते हैं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, एंड अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो देखो P इज इक्वल टू क्या होता था, KT, बट व्हाट इज दिस KT, तो दिस इज NR/V इंटू T, याद है। तो अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो NR/V क्या होगा, कम होगा। तो NR/V कम होगा मतलब स्लोप जो है वो भी कम होगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ही कम स्लोप आएगा। या मैं ऐसे बोल सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर स्लोप कम होता जाएगा, या वॉल्यूम कम करने पर स्लोप बढ़ता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम कम करेंगे तो स्लोप जो है वो बढ़ता जाएगा। ओके, सो V1 V2, तो ऑब्वियसली V2 जो है वो लेस देन क्या होगा, V1 होगा। तो ए ऑप्शन जो है ऑब्वियसली करेक्ट है, टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में। देन सी वाला जो है वो भी इसी चीज पर बेस्ड है, सॉरी बी ऑप्शन जो है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, बी एंड टी, लेकिन टी यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में, बट ये जो पॉइंट है ये -273 है, यहाँ पर जो था 0 केल्विन था। तो करेक्ट है, एक ही बात होती है। तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर प्रेशर की जब बात करते हैं तो P2 जो है वो लेस देन होगा P1, वो प्रेशर डिक्रीज करने पर ऐसे जा रहा है। तो बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। इसके अलावा P वर्सेज V की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे जब हम जाते हैं तो T2 और T1 अगर हमें दिए हुए हैं तो T2 ग्रेटर देन T1 होता है। ठीक है, एंड P वर्सेज 1/V, सो P वर्सेज 1/V जो स्ट्रेट लाइन आता है उसमें स्लोप जो है बढ़ेगी। ये T1 है, ये T2 है, तो T2 ग्रेटर देन T1। ठीक है, सो देख लो करेक्ट कौन सा है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बट डी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा हो गया, ए बी सी। डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 जो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक के हो गए। अब चलते हैं 31 पर। एन इवेक्यूएटेड ग्लास वेसल वेव 70 ग्राम व्हेन एम्प्टी, जब खाली है तो 70 ग्राम है, एंड 217 ग्राम व्हेन कंप्लीटली फिल्ड विद ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस। तो देखो वेट ऑफ वाटर कितना है, मतलब वेट ऑफ लिक्विड क्या हो गया, जब हमने लिक्विड के साथ फिल किया तो वेट ऑफ लिक्विड क्या आ रहा है, 217 टोटल वेट आया। तो वेट ऑफ लिक्विड क्या होगा, 217 माइनस 70 कितना हुआ, 147 हुआ ना शायद। ठीक है, तो 147 ग्राम जो है अपने पास क्या आ गया, वेट ऑफ लिक्विड आ गया। तो उससे वॉल्यूम ऑफ वेसल निकाल सकते हैं बिकॉज डेंसिटी पता है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल क्या होगा, तो डेंसिटी हमें पता है, तो 147 डिवाइड बाय 0.98, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, तो वेसल का वॉल्यूम मिल गया। नाउ 71.5 ग्राम व्हेन फिल्ड विद एन आइडियल गैस एट दिस मच प्रेशर टेम्परेचर
तो डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस अप्रोक्सीमेटली इट टू नियरेस्ट 3 डिजिट। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम जो है अपने पास ये आ गया, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वेसल हो गया, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस भी यही हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर देते हैं अभी। अच्छा, वेट ऑफ गैस क्या होगा? जब गैस डाली तो जो पूरा वेसल है उसका वेट हो गया 71.5 ग्राम। तो उसमें 70 ग्राम तो ऑब्वियसली किसका है? 70 ग्राम तो वेसल का ही है, तो मतलब गैस का वेट हो गया 1.5 का। ठीक है, तो अभी यहाँ से हमें क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है। तो प्रेशर इज कितना? प्रेशर इज 760 mm, तो उसको एटीएम में कन्वर्ट किया। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम इज 147 डिवाइड बाय 0.98, लेकिन ये ml में है, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने डिवाइड बाय 1000 कर दिया है। पीवी इज इक्वल टू एन, एन यहाँ पर क्या लेंगे? वेट, वेट इज 1.5 ग्राम डिवाइड बाय मोलार मास इंटू आर की वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 27 डिग्री मीन 300 केल्विन। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे तो आई थिंक एक्स की वैल्यू आती है 240। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 31। देन क्वेश्चन नंबर 32। uh, 60 ml of mixture of NO and N2O was exploded with excess of hydrogen to give N2 and liquid water. If 38 ml of N2 was formed, volume of N2O कितना है? तो देखो N2O का मान लो A ml है एंड NO का मान लो B ml। तो N2O plus H2 gives N2 plus H2O। रिएक्शन बैलेंस है क्या? N2O यस बैलेंस है, एंड NO plus H2 gives half N2 plus H2O, so this is also balanced। तो N2O कितना है? N2O अच्छा B है, N2O को हमने लिया A और 60 ml था ना, चलो उसको क्या करते हैं हम 60 माइनस A लिख देते हैं NO को। ठीक है, ओके, सो 60 माइनस A जो है वो NO है, तो इसका A है, इसका 60 माइनस A है, तो इसका देखो AML जो है N2 का AML बनाएगा, और इसका 1:1/2 रेशियो है ना, तो 1:1/2 रेशियो, तो ये कितना बनाएगा 60 माइनस A बाय 2 ml बनाएगा। नाउ टोटल वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, तो A प्लस 60 माइनस A बाई 2 कितना दिया है? इट इज गिवन एज 38। ओके, तो यहाँ से A प्लस 60 इज इक्वल टू आ गया 76, तो A की वैल्यू आ गई 60। ओके, so this is question number 32। हाँ, टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तभी तो ये चीज करते हैं ना यार, वॉल्यूम वाला। जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं तभी तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं हम। हाँ, तो दिया नहीं है तो हम उसको एज्यूम करेंगे सिद्धार्थ। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो उस चीज को एज्यूम करते हैं, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो हम उस चीज को एज्यूम करते हैं कि भाई प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो वॉल्यूम का रेशियो इज नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या होता है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं दिया है। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33। For a hydrogen atom, we have measured the square of orbital angular momentum L of an electron
तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1, यही होता था ना, एंड इसका स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर हमें दिया हुआ है ये वाला। ऑब्वियसली इसका स्क्वायर जब करेंगे तो h अपॉन 2 पाई का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें कितना दिया, ये दिया 30 h क्रॉस स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इफ वी नाउ मेजर द जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल जेड, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम ऑफ मेजरमेंट कैन बी देयर। तो नाउ एक्चुअल में ये h क्रॉस जो है, ये क्या है, h अपॉन 2 पाई है, ठीक है, तो वो तो कैंसिल आउट हो ही गया। सो एल इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू हो गया 30, ठीक है, ये अपने पास 30 है। तो यहां से एल की वैल्यू क्या आएगी, एल की वैल्यू यहां से आ गई 5, ठीक है। सो एज्यूमेटल क्वांटम नंबर जो है वो 5 हो गया। नाउ क्या पूछ रहा है, द पॉसिबल आउटकम ऑफ एल जेड। तो एल जेड जो है एक्चुअली, ठीक है, पॉसिबल आउटकम ऑफ एल जेड, तो एल जेड एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है एम इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो जितनी एम की वैल्यू आएंगी उतने ही एल जेड के वैल्यू आ जाएंगे। तो एम की वैल्यू कितनी आएंगी यार, एम आता है -L2 + L। तो -L2 + L कितने वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम कितनी आ गई, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम कितने आ जाएंगे, 2 इंटू एल प्लस 1, दैट इज नथिंग बट 11, ठीक है। या जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मतलब वो तुमसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है। ओके, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो तुम्हें एक्चुअली क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पूछ रहा है। जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मतलब इसमें इसको ऐसे देखो कि एलजेड जो है, मतलब एलजेड जो है वो एंगुलर मोमेंटम जो था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसका जेड कंपोनेंट ये होता है ms/2 पाई होता है, ठीक है। स्लाइटली एडवांस टॉपिक हो गया, स्लाइटली एडवांस हो गया ये, ठीक है। जब हम एकदम कंपोनेंट्स वगैरह लेने लगते हैं तो h/2 पाई का m टाइम्स जो है ये हो जाता है अपने पास जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो वहां से m की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, m की वैल्यू मतलब ऑब्वियसली L 5 आ गया तो m की वैल्यू -5 से +5 तक जाएगी। m की वैल्यू कितनी जाएगी, -5 से +5 तक जाएगी। तो वो बोल रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द मेजरमेंट कैन बी देयर। तो इस टाइप के कितने आउटकम आ सकते हैं, तो जितने m की वैल्यू होंगे उतने आ सकते हैं ना। तो भाई m की कितनी वैल्यू होंगी, m की वैल्यू होंगी -L से +L तक। m की कितनी वैल्यू होंगी, -L से +L तक 11 वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली वो तुमसे इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही पूछ रहा था एक तरह से। जितनी m की वैल्यू होती है उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, सो काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ही तुमसे पूछे जा रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक्स वाई कंपोनेंट भी आते हैं सिद्धार्थ, बट वही बोलो स्लाइटली एडवांस टाइप का हो गया ये, मतलब काफी ज्यादा एडवांस टाइप का टॉपिक हो गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
A manometer is filled with liquid of density 6.8 gram per cc. Its one end is connected to a vessel containing nitrogen gas and the other end is open to atmosphere. तो हमारे पास देखो क्या है, अंदर नाइट्रोजन गैस है एंड इसके अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है, ये नाइट्रोजन गैस है एंड ये जो हमारे पास है इसमें लिक्विड है और लिक्विड का डेंसिटी 6.8 ग्राम पर सीसी है. इट्स वन एंड इज connected to this and other end is open to atmosphere. Obviously atmosphere open है, वहां पर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg प्रेशर. लेकिन लिक्विड जो भरा है वो मर्क्यूरी नहीं है. इफ द हाइट लिक्विड लेवल इज ओपन आर्म इज 38 मोर देन इन द आर्म कनेक्टेड टू नाइट्रोजन. तो हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है. तो ये जो हाइट का डिफरेंस है दोनों साइड में, ये है 38 सेंटीमीटर, ठीक है. लेकिन ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी क्या है भाई? लिक्विड इज नॉट मर्क्यूरी, इसका डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर सीसी. लेकिन हमें जो ऊपर जो प्रेशर दिया है वो मर्क्यूरी वाले फॉर्म में दिया है और इसका जो प्रेशर निकालेंगे वो भी मर्क्यूरी वाले फॉर्म में ही निकालेंगे, ठीक है. देन डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन द वेसल, और मर्क्यूरी का डेंसिटी हमें दिया हुआ है. तो अच्छा एटीएम में निकालना है प्रेशर हमें, ठीक है. एटीएम में निकालते हैं. पहले ये देख लेते हैं कि इतना जो है, इतना लिक्विड जो है इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी कितना प्रेशर देगा, ठीक है. तो याद रखना इसके लिए क्या करोगे, मतलब प्रेशर तो सेम ही आएगा ना, ऐसा यूनिट में जब लोगे तो प्रेशर सेम ही आएगा, ठीक है. तो प्रेशर क्या है? एच डी जी. प्रेशर क्या है? एच डी जी. तो एच कितना है? एच इज 38 इंटू डी इज 6.8, ठीक है, इंटू जी. अब देखो ये तो हो गया किसमें? ये हो गया इस लिक्विड के फॉर्म में. अब इतना ही प्रेशर जो है जनरेट होगा अगर मैं मर्क्यूरी लूंगा तो. पी प्लस तो पी तो हम बाद में ऐड करेंगे ना, जस्ट पी. तो इतना ही प्रेशर जो है, कोई दूसरा लिक्विड होता तो होता, मतलब मर्क्यूरी वाला होता तब भी इतना ही होता, बट उसकी हाइट डिफरेंट होती, ठीक है. अगर हम इसमें मर्क्यूरी ले लेते तो प्रेशर इतना ही जनरेट करता हो, क्योंकि प्रेशर तो ऐसा यूनिट में चेंज होता है नहीं, प्रेशर उतना ही आता, बट उसका हाइट जो है वो डिफरेंट होता. हाइट लेवल इज नॉट 38, वहां पर कुछ और होता. तो मर्क्यूरी में कितना होता, तो मैं बोल रहा हूँ मान लो एक्स वहां पर हाइट होता, इंटू डेंसिटी कितना है 13.6 है मर्क्यूरी का, इंटू जी. तो यहां से जब तुम एक्स निकालोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 38/2. यस 38/2 आ रही है. दैट इज 19 सेंटीमीटर. तो ये 19 सेंटीमीटर ऑफ एच जी आता. 19 सेंटीमीटर किसका आता? एच जी का आता. तो अब देखो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन फिर कितना होता. तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हम साथ साथ देख सकते हैं, अंदर की साइड से ये नीचे दबा हुआ है, ठीक है. ये नीचे इधर साइड वाला लेवल नीचे है, मतलब नाइट्रोजन का प्रेशर ज्यादा है. तो कितना ज्यादा है? तो नाइट्रोजन का जो प्रेशर है वो अपने पास 76 प्लस 19 सेंटीमीटर. तो कितना हो गया ये? दिस इज 95 सेंटीमीटर, है ना. यस 95 सेंटीमीटर. तो एटीएम में क्या होगा? 95 डिवाइड बाय 76, दैट इज 1.25. 1.25 एटीएम आ जाएगा. स्टार्टिंग का पार्ट नहीं समझा सिद्धार्थ, देखो तुझे बता देता हूँ क्या है. इसकी वजह से कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है निकाल सकते हो क्या? एच डी जी, ठीक है. तो एच डी जी आ गया, ठीक है. अब इतना ही प्रेशर जनरेट होता अगर मर्क्यूरी रखते तो इस लिक्विड की जगह, ठीक है. तो जस्ट उसको इक्वेट कर दिया फिर से एच डी जी के. तो दोनों एच डी जी को क्या कर दिया हमने? इक्वेट कर दिया, ठीक है. सो
मर्क्यूरी का हाइट मिल जाएगा कि मर्क्यूरी कॉलम अगर यहाँ पर होता तो कितना हाइट होता है, हाइट लेवल का डिफरेंस क्या होता ना, ये हाइट लेवल जो है इसका डिफरेंस क्या होता, वो हमें मिल जाएगा एक्स, और एक्स की वैल्यू आएगी 38/2। वाई एच डी जी, सिद्धार्थ एच डी जी तो होता है ना प्रेशर, जो एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वो एच डी जी होगा ना, एच हाइट की वजह से कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है, एच डी जी ना, एच हाइट की वजह से कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है, एच डी जी। ऑब्वियसली नाइट्रोजन का कितना प्रेशर एक्स्ट्रा है, एच डी जी है कि नहीं। हाँ तो वही किया है ना हमने, वही देखा कि एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, वही तो देखा है हमने। एक्स जो है ये है हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अगर ये लिक्विड की जगह, ये जो लिक्विड है ना, हमें एक्चुअली प्रेशर किस में निकालना था, एटीएम में निकालना था ना, हमें प्रेशर किस में निकालना था, एटीएम में। ओके, तो हमने पहले क्या किया, एमएम ऑफ एच जी के टर्म्स में प्रेशर निकाल लिया। अच्छा चलो एक मिनट मैं तुम्हें बताता हूँ इसको, अगर तुम्हें ऐसे नहीं करना दूसरी तरह भी कर सकते हो, बता देता हूँ। बट पहले ये देख लो कि अ, अगर मुझे एक किसी लिक्विड के टर्म्स में हाइट का डिफरेंस दिया हुआ है, तो दूसरे लिक्विड के टर्म्स में हाइट डिफरेंस मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, दोनों का एचडीजी इक्वेट कर दो, दोनों का एचडीजी क्या कर दो, इक्वेट कर दो। ठीक है, तो डेंसिटी अलग है ना सिद्धार्थ, इसलिए हाइट डिफरेंट आएगा। इसका डेंसिटी 6.8 है, दूसरे का डेंसिटी 13.6 है मर्क्यूरी का, तो सेम हाइट नहीं आएगा ना यार सिद्धार्थ, क्योंकि प्रेशर में डेंसिटी भी तो मैटर कर रहा है। सिद्धार्थ समझ आया, डेंसिटी डिफरेंट होने की वजह से हाइट डिफरेंट आएगा। नहीं समझ रहा, अरे यार ये जो ऊपर प्रेशर दिया है ना सिद्धार्थ भाई, ये प्रेशर दिया इन टर्म्स ऑफ एमएम ऑफ एच, सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो जब तक तुम्हें ये हाइट की वजह से सेंटीमीटर ऑफ एच जी में प्रेशर नहीं मिल जाता, तब तक तुम इस 76 में ऐड कर ही नहीं सकते ना सेंटीमीटर ऑफ एच जी वाला पार्ट। तो 38 को तुम ऐड नहीं कर सकते, 76 प्लस 38 नहीं कर सकते, क्योंकि 38 सेंटीमीटर इज नॉट ऑफ एच जी, इट इज ऑफ दैट लिक्विड जिसका डेंसिटी 6.8 है। तो इसको तुम्हें इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एच जी कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एचडीजी इक्वेट करना पड़ेगा, दोनों का एचडीजी क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। दोनों का डेंसिटी अलग है तो उससे तुम्हें एच मिल जाएगा मर्क्यूरी का। ओके, एक तो ये हो गया। अगर तुम्हें ऐसे नहीं आ रहा है तो इसका दूसरा तरीका देखो क्या है, तुम इसको ऐसे कर लो कि पहले एसआई यूनिट में ही प्रेशर निकाल लो। इसका एसआई यूनिट में प्रेशर क्या होगा, 76 डिवाइड बाई 76, 180 हो गया, इंटू 10⁵ ये एसआई यूनिट में निकाल लिया तुमने। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ये पास्कल में निकाल लिया। एंड देन इसकी वजह से एच डी जी जो है, ठीक है, इसकी वजह से एच डी जी क्या आएगा, एच हो गया 38, सी एक्स्ट्रा क्या आएगा, एच हो गया 38 लेकिन सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट कर दो, इंटू डेंसिटी कितना है 6.8 है तो ग्राम पर सीसी है, तो ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, तो ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में करोगे तो क्या आएगा, इंटू 1000 हो जाएगा मोस्टली, यस इंटू 1000 आएगा। ठीक है, ये ग्राम पर सीसी हो गया, इंटू जी 9.8, तो इतना एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इस वाले प्रेशर में ये प्रेशर ऐड कर देना, तो तुम्हें नाइट्रोजन का प्रेशर पास्कल में मिल जाएगा। ठीक है, पी प्लस एच डी जी करें, दिस इज बाहर का प्रेशर प्लस एच डी जी कर दिया, तो नाइट्रोजन का प्रेशर आ गया वो, बट वो पास्कल में आएगा। एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए वापस डिवाइड कर देना तुम इसको, किससे डिवाइड करोगे, 10⁵ से। ठीक है, तो वहां से भी आंसर आ जाएगा।
ओके, वैसे भी कर सकते हो। बाकी एक लिक्विड का तुम्हें अगर डेंसिटी हाइट पता है तो दूसरे लिक्विड का हाइट भी बता सकते हो, दोनों का एचडीजी इक्वेट कर देना। ठीक है ना, आगे चलते हैं, टाइम खत्म हो रहा है, 2 क्वेश्चन और बचे, जल्दी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, 2.3 gram of mixture of NO2 and N2O4 have a pressure of 0.282 atm at temperature T Kelvin and volume V liter. इस V by T, तो V by T हमें दिया हुआ है 1/300 and value of pressure of N2 will be in atm. Assume all NO2 are was formed from dissociation of N2O4. तो टोटल मोल्स यहाँ पर देख लेते हैं कितने हैं। तो V by T का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है। सो PV इज इक्वल टू NRT, N जो है वेट बाय मोलार मास इंटू RT। तो यहाँ से अगर हम मोलार मास निकालने जाते हैं तो W इंटू RT बाय PV। W कितना दिया है, 2.3 दिया है, R इज 0.0821 एंड प्रेशर जो है 0.82 दिया है। इसके अलावा V by T की वैल्यू दी है 1/300, V by T 1/300, तो 300 ऊपर चला गया। तो यहाँ से जो मोलार मास है ऑब्वियसली 0 पॉइंट ये कैंसिल आउट हुआ, तो जो मोलार मास है इसकी वैल्यू क्या आ गई, 69 आ गई। ठीक है, तो ये मोलार मास हो गया 69, बट ये मोलार मास 69 किसका है, पूरे मिक्सचर का है। ओके, पूरे मिक्सचर का मोलार मास है। तो अगर हम बात करते हैं N2O4 gives twice NO2 एंड इसको 1 ले लेते हैं, देन 0 एंड देन 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा। तो अभी हमारे पास ये रहेगा एट एनी टाइम t। तो मिक्सचर का मोलार मास कैसे निकालते हैं, याद हो तो, मिक्सचर का मोलार मास इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा इंटू मोलार मास ऑफ N2O4 दैट इज 92 प्लस 2 अल्फा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलार मास का एडिशन डिवाइड बाय टोटल मोल्स, है ना। तो 2 अल्फा डिवाइड बाय, सॉरी 2 अल्फा इंटू मोलार मास ऑफ NO2 दैट इज 46 एंड डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो यहाँ से पहले तुम्हें अल्फा निकालना पड़ेगा एंड अगर अल्फा पता चल गया तो ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा। अल्फा अल्फा निकाल लो, तो आंसर तुम्हें क्या निकालना है, आंसर जो है, अच्छा अल्फा क्या आ रहा है, 1/3। ओके, सो अल्फा की वैल्यू आ रही है 1/3। तो अल्फा अगर 1/3 आ गया तो तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना प्रेशर ऑफ NO2। सो व्हाट इज प्रेशर ऑफ NO2, प्रेशर ऑफ NO2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 into total pressure, total pressure is 0.82। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 हो जाएगा अपने पास 2 अल्फा, मतलब 2 इंटू 1/3 डिवाइड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स इज 1 प्लस अल्फा इंटू 0.8। ठीक है, तो देख लेना जो भी आंसर आ रहा है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 35 एंड देन लास्ट क्वेश्चन। What is the internal energy change when a gas contracts from 325 ml to 125 ml? 325 ml से कितना हुआ, 125 ml हुआ। तो डेल्टा वी कितना है, 125 माइनस 325 दैट इज माइनस 200 ml, ये डेल्टा वी है।
एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 2 बार। तो W जो है वो क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल या P इंटू डेल्टा वी। कांस्टेंट प्रेशर है तो P अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर नहीं दिया, मतलब इरिवर्सिबल नहीं है, बट कांस्टेंट प्रेशर है, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस है एक तरह से। सो माइनस पी डेल्टा वी, सो -2 इंटू -200, दैट इज नथिंग बट 400 बार ml। नाउ बार ml को अगर तुम्हें जूल में कन्वर्ट करना है तो ये 40 जूल आ जाएगा। याद रखना 1 बार ml इज 0.1 जूल। ठीक है, 1 बार ml इज 0.1 जूल, तो ये हो गया 40 जूल। अच्छा ये दे दीजिए। इसके अलावा while at the same time being cooled by removing 124 जूल हीट, तो हीट रिमूव की जा रही है, मतलब Q का साइन जो है वो नेगेटिव है, सो -124 जूल। सो व्हाट इज डेल्टा यू? डेल्टा यू इज Q प्लस W, so -124 plus 40 and it will be -84 जूल। तो ये हमारे पास डेल्टा यू का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? सो दैट्स इट। ये हमने पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ मेजर टेस्ट डिस्कस कर लिया है। नहीं, हीट रिमूव किया है सिद्धार्थ, तो हीट रिमूव किया है तो वहां से जस्ट हम ये बोलेंगे कि क्यू का साइन इज नेगेटिव। ओके, वर्क डन और वर्क वाला कॉन्सेप्ट हम कब बोलेंगे, जब हमें वर्क डन ऑन द, मतलब वर्क का साइन पता है तब। तो सिद्धार्थ यहाँ पर वर्क का साइन अगर तुम देखोगे तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। या तुम यहाँ से भी देख सकते थे कि कंप्रेशन हो रहा है, तो जब कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ओके, कंप्रेशन के केस में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, हीट इज रिमूव्ड तो क्यू नेगेटिव आएगा। ओके, चलो तो लेक्चर खत्म करते हैं एंड रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है।